दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं लेकर आया हूँ आज, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जैसे सक्षमता परीक्षा, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, BPSC TRV4, बिहार पुलिस, SSC GD। जहाँ भी आपको जीएस, जिस भी एग्ज़ाम में जीएस पूछी जाती है, उनमें कुछ मैं टॉप 10 MCQ लेकर आया हूँ। देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगें, समझ में आए, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। दोस्तों देखते हैं, पहला सवाल है, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 22 मार्च, दूसरा है 5 जून, तीसरा है 16 सितंबर, चौथा है 8 सितंबर। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 22 मार्च। तो दोस्तों बताइएगा 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? तो याद रखिएगा जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जल दिवस। ठीक है। अगर कहा जाए 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। ठीक है। अगर कहा जाए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे। अगर कहा जाए 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा साक्षरता दिवस। क्या मनाया जाता है? साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून निकलता है? दोस्तों पहले बताइएगा कि विटामिन की खोज किसने की है, तो याद रखिएगा विटामिन की खोज फंक ने की। किसने? फंक ने की है। ठीक है। अगर कहा जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? रतौंधी। बी की कमी से कौन सा हो जाता है? बेरी। क्या हो जाता है? बेरी। ठीक है। समझ में आ रहा होगा, कमेंट करिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा हो जाता है? स्कर्वी। क्या हो जाता है? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स या सूखा रोग। क्या हो जाता है? रिकेट्स या सूखा रोग। ठीक है, सूखा रोग। तो दोस्तों इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा? मसूड़ों से खून आना, ये जो क्रिया होती है ये किस विटामिन में होती है? विटामिन सी, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। दोस्तों इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। अगर कहा जाए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील, तो याद रखिएगा बी और सी। कौन से हैं? बी और सी। क्योंकि जल के साथ इसलिए आगे डब्ल्यू लगा देंगे, वाटर। तो WBC अगर आपको याद है, वाटर में घुलनशील विटामिन बी और सी को याद रखिएगा। वाटर में घुलनशील विटामिन बी और सी। अगर कहा जाए यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन जो छूट गए हैं, उनकी ट्रिक याद रखिएगा, कीड़ा। क्या याद रखिएगा? कीड़ा। मतलब ADE के, कीड़ा से याद रखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन KEDA। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित कर देती है? पहली है एक्स किरणों को, दूसरी है परावैंगनी किरणों को, तीसरा है गामा किरणों को। अच्छा ये बताइए ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? याद रखिएगा ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है। अगर कहा जाए ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पर कहा जाए ओजोन परत की इकाई क्या होती है, तो डाप्सन में नापते हैं। किस में नापते हैं? डाप्सन में।
याद रखिएगा ओजोन परत किस में नापते हैं, डाप्सन में नापते हैं। इसकी इकाई पूछे तो डाप्सन हो जाएगा। अगर यहीं पे कहा जाए ओजोन परत किन किरणों से हमको रक्षा करती है, तो याद रखिएगा परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है यजुर्वेद। तो दोस्तों बताइएगा, जो यजुर्वेद होता है वो गद्य और पद्य से समृद्ध होता है। कौन सा होता है, गद्य और पद्य से समृद्ध जो वेद होता है वो होता है यजुर्वेद। अगर जादू टोना वाली बात कही जाए तो होता है जादू और टोना वाली अगर बात कही जाए किस में होता है, तो याद रखिएगा वो होता है अथर्ववेद में। अगर संगीत का वेद कहा जाए, संगीतों का वेद, तो वो होता है सामवेद। क्या होता है, सामवेद, जिसमें गान होता है। क्या होता है, सामवेद। अगर सबसे पुराना या प्रथम साहित्य कहा जाए तो वो हो जाएगा ऋग्वेद, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। अगर कहा जाए कि कौन सा वेद जो होता है त्रिवेद में शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा अथर्ववेद जो है त्रिवेद में शामिल नहीं है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर प्रथम साहित्य स्रोत का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पेस। प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी है। पहला है डार्विन, दूसरा है मेंडल, तीसरा है रैमार्कवाद और चौथा है रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों याद रखिएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीस किसकी है, चार्ल्स डार्विन की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 कहा जाएगा। मेंडल की अगर बात करिए तो आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, मेंडल का कहा जाता है आनुवांशिकता का जनक। ठीक है। अगर रैमार्कवाद देखा जाए तो भी नवनिर्माणवाद जो होता है रैमार्कवाद है। अगर कहा जाए कोशिका की खोज किसने की है, तो याद रखिएगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। दोस्तों आपको में समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाए मटर का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो याद रखिएगा मेंडल ने ही मटर का प्रयोग सबसे पहले किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। द ऑरिजिन ऑफ स्पीस डार्विन की है। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 और तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड NO और चौथा है नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा पेड़ पौधे CO2 को अवशोषित कर लेते हैं, O2 को छोड़ते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी अवशोषित कर लेते हैं, जबकि ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए प्रदूषण को घटाते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है पश्चिम बंगाल में, तीसरा है केरल में, चौथा है तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा अगर शांत घाटी की बात कही जाए तो शांत घाटी जो है केरला में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरला में। अगर पूछी जाए सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक जैव विविधता जो है केरल में ही पाई जाती है। याद रखिएगा सर्वाधिक जैव विविधता। ठीक है। याद रखिएगा सर्वाधिक जैव विविधता जो है केरल राज्य में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे। अगर यहीं पे कहा जाए फूलों की घाटी कहाँ है, अगर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो याद रखिएगा फूलों की घाटी देवभूमि उत्तराखंड में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसी के साथ लगे हाथ इसको भी पकड़ लीजिए। केरल में है शांत घाटी, जबकि फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। पहला है बांदीपुर, दूसरा है कार्बेट, तीसरा है गिर, चौथा है काजीरंगा। तो याद रखिएगा जो एक सींग वाला गैंडा है या भारतीय गैंडा है उसके नाम से जो है प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान।
कौन सा पहला चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। कहाँ है? एक सींग और एक गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगर कहा जाए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो याद रखिएगा गुजरात में है। गिर से गुजरात बना दीजिएगा, ठीक है। अगर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए, इसका पुराना नाम पूछा जाए, तो हेरी नेशनल पार्क है। कौन सा है पुराना नाम? हेरी नेशनल पार्क। और नया नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। कौन सा हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। और इसी को अगर कहा जाए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, तो याद रखिएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। अगर पुराना नाम पूछे तो हेरी नेशनल पार्क, जबकि नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है। अगर यहाँ पे कहा जाए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो याद रखिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में है। बांदीपुर कर्नाटक में है, जबकि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। गिर कहाँ है? गुजरात में है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। दोस्तों चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर का संबंध निम्न में किससे है? पहला है वन तथा वन उत्पाद से, दूसरा है रेशम उत्पाद से, तीसरा है सब्जी से, चौथा है केचुआ से। तो दोस्तों याद रखिएगा सिल्वीकल्चर का मतलब होता है वन। किससे? वन तथा वन उत्पाद से हो जाएगा सिल्वीकल्चर, ठीक है। अगर कहा जाए रेशम उत्पाद से किसका संबंधित होता है रेशम उत्पाद से, तो याद रखिएगा सेरीकल्चर। क्या हो जाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर माने होता है रेशम का उत्पादन। अगर सब्जी का उत्पादन पूछे तो याद रखिएगा ओएवी सब्जी, ये ओएवी कल्चर। ओएवी कल्चर में जो होता है क्या होता है? सब्जी का उत्पादन होता है, ठीक है। वन तथा वन उत्पाद से हो जाएगा सिल्वीकल्चर, रेशम उत्पादन से हो जाएगा सेरीकल्चर, ठीक है। सेरी वन और सेरी रेशम। अगर सब्जी उत्पादन से बात कही जाएगी तो ओएवी सब्जी, ओएवी से याद रखिएगा सब्जी का उत्पादन। और चौथा ऑप्शन है केचुआ। तो दोस्तों केचुओं की खेती के लिए होता है वर्मी कल्चर। को किसको कहते हैं? वर्मी कल्चर। तो दोस्तों याद रखिएगा केचुआ को की खेती के लिए वर्मी कल्चर कहते हैं। ये किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो किसान का जो मित्र है वो केचुआ को कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगले कुछ तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वन तथा वन उत्पाद से बनी जो चीज़ें होती है सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये घटना 1973 की है, चिपको आंदोलन, ठीक है। अगर कहा जाए चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों याद रखिएगा क्रमांक संख्या 3 उत्तराखंड राज्य से स्थित है। कौन सा जिला है? याद रखिएगा जिला है चमोली। ये पेड़ों की कटाई से संबंधित जिला चमोली है। और अगर पूछा जाए गांव का नाम क्या है? वैरी नाम है। क्या नाम है? वैरी नाम है। जिला चमोली है। ये पेड़ों की कटाई से संबंधित है चिपको आंदोलन। सन 1973 की घटना है। और जो चिपको आंदोलन जो होता है वो उत्तराखंड राज्य से चमोली जिला डिस्ट्रिक्ट से जो है फेमस है, इसलिए चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? पर्यावरण 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला को मैं लेकर आया था। अगर आपको सेशन पसंद हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर ना पसंद है तो डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगर इसी तरह कमेंट करते रहिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए हो बताइएगा। और कुछ दिनों में मैथ की भी श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं, तो याद रखिएगा जीएस के महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला ऐसे ही जारी रहेगी। इसी के साथ मैं आज के क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट अगली क्लास में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।